जय हिंद सोल्जर्स। मैं हूं सौरभ विश्वास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक फिजिक्स पर। तो बेटा जी, एयरफोर्स के एग्जाम स्टार्ट है और उसमें कैसे क्वेश्चन आने हैं ये हम लोग आज देखने वाले हैं। हालांकि आज लाइव क्लास भी रखी थी, लाइव स्ट्रीमिंग भी रखी थी, लेकिन वो हो नहीं पाया किसी रीजन से। तो मैं ये वीडियो अपलोड कर दे रहा। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आगे के एग्जाम में, ये आप देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन, देखो पूरा बारीक से क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है कि मैं ऑप्शन वाइज आपको बताऊं कि जो बच्चे एग्जाम लेकर आए उन्हीं से मैं पूछता हूं, वहीं जो भी बताते तो उनके अपने मेमोरी के हिसाब से मैंने नोट किया हुआ है। ठीक, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, वो पहला क्वेश्चन किसका है? वो पहला क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत आसान है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसने पूछा था, यानी विद्युत धारा का मात्रक कौन है? तो सभी को पता है एम्पियर, इसमें कोई खास बात नहीं है। एम्पियर होता है, कोई खास बात नहीं। तो बेटा ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में था डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक, ये हम लोग बात कर रहे हैं 2018 का बात, 2023 में 18 जनवरी में जो फर्स्ट सेट हुआ था उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना। डायमेंशन ऑफ द फोर्स पूछा है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। सबको रटा हुआ है mLT की पावर -2, ये सबको रटा हुआ है mLT की पावर -2। चलिए, ये तो दूसरा नंबर हो गया। तीसरा इसमें पूछा था, तीसरा उन्होंने पूछा था कैपिटल जी की वैल्यू, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है उसकी वैल्यू पूछी थी। तो तीसरे नंबर पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक देख लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है। और साथ में कुछ स्टूडेंट ने बताया कि इसकी डायमेंशन पूछी थी, कुछ स्टूडेंट ने बताया कि इसका मान पूछा था। तो मैं दोनों ही चीजें बता देता हूँ। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और अगर देखना चाहे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इससे आप क्या निकाल सकते हैं? इससे आप इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन का मतलब mLT पावर -2 और मीटर का मतलब हो गया इंटू मैन स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया m स्क्वायर। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये आएगा m-1 L³ T की पावर -2। ये आपका आ जाएगा विमा, यानी कि डायमेंशन। ये तीन क्वेश्चन अभी तक ऐसे पूछे गए हैं। चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा था कि अगर वेवलेंथ, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन हो, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन का मतलब है वैद्युत चुंबकीय तरंगें अगर उत्सर्जित हो, तो यहाँ पर अगर ईएम वेव का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव एमिशन हो। एमिशन का मतलब क्या हो गया? एमिशन का मतलब होता है बेटा ये उत्सर्जन हो। तो आप ये बताइए सबसे ज्यादा लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, मैक्सिमम किसका होगा? तो बेटा जी याद रखिए, इसमें मैंने आपको पढ़ाया भी, आप ऐसे याद रख सकते हो RmE/xg, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर इधर से इधर जाने पर जो लैम्डा की वैल्यू है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? R का हो जाएगा, यानी कि रेडियो वेव। यहाँ पर R का मतलब रेडियो है, M का मतलब माइक्रोवेव है, I का मतलब इंफ्रारेड, L का मतलब लाइट, U का मतलब अल्ट्रावायलेट एक्सरे और गामा रेज। तो ये 7 है और इसमें से सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी हुई क्योंकि इधर से इधर जाने पर डिक्रीज करता है। अच्छा, यहीं पर अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति की, तो आवृत्ति यहाँ पर इंक्रीज करती है इधर से इधर जाने पर। यह भी पूछा जा सकता है अगर आवृत्ति इंक्रीज कर रही तो एनर्जी भी पूछ सकता है, एनर्जी भी इंक्रीज करती है R से G की तरफ जाने पर। ठीक है बेटा, तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब थोड़ा सा इसमें आगे चल लेते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन पे उसने पूछा था एस्केप वेलोसिटी। क्या पूछी थी? एस्केप वेलोसिटी पूछी थी। अब इसके बारे में कुछ लोगों ने बताया, यानी कुछ स्टूडेंट ने बताया कि एस्केप वेलोसिटी का मतलब पहले तो पलायन वेग होता है, ये देख ले। और इसके बारे में यार ये पता चला कि इससे आया था कि किस पर डिपेंड करता है, किस पर नहीं करता है, या वैल्यू भी पूछ सकता है। देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है VE, इसके वेलोसिटी इज इक्वल √, आप बोल सकते हो 2gm/r, या फिर इसको आप बता सकते हो √2gr।
ये इस तरीके से आप इस वीई का फॉर्मूला बना सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक, अच्छा अगर मैं बात करूं किस पर डिपेंड करेगा किस पर नहीं करेगा, तो देखो एस्केप वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है। ये एक मान लो अर्थ है, अर्थ का मतलब पृथ्वी है, इसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर इससे हम किसी भी चीज को हम बाहर इसके गुरुत्वाकर्षण से बाहर हम भेजना चाहे तो हम इतने किलोमीटर पर सेकेंड पर उसको भेजें इस पृथ्वी से, ठीक है ना। तो पृथ्वी का पलायन वेग का मतलब होता है पृथ्वी को नहीं भेजना है, पृथ्वी से किसी को भेजना है। तो यहाँ पर अगर हम इस ऑब्जेक्ट को भेजने वाले हैं तो इसके मास पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक। ये किस एंगल में फेंका जा रहा है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, किस एंगल में इस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये डिपेंड करेगा अर्थ का मास क्या है, अर्थ का साइज क्या है, अर्थ की डेंसिटी क्या है, ठीक है ना। इसमें डेंसिटी भी आ जाएगा, घनत्व भी आ जाएगा, उसके फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसकी रेडियस क्या है, इन सब बातों पर डिपेंड करेगा। अच्छा अर्थ के लिए तो 11.2 होता है, बोले सर मून के लिए कितना होता है, मून के लिए होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ये 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चलिए फिफ्थ के बाद सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन में उसने पूछा था द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। एक बात तो कंफर्म है कि यूनिट और इस बार डायमेंशन बहुत पूछे जा रहे हैं, यूनिट और डायमेंशन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग यूनिट और डायमेंशन एकदम याद करके जाइए, सारे फॉर्मूले याद करके जाइए, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। चल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस में आप बोल सकते हैं प्रतिरोध का मात्रक। किसका मात्रक भाई, प्रतिरोध का मात्रक। और प्रतिरोध का मात्रक अगर हम लोग देखना चाहें तो सबको पता है ओम होता है। मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, ओम के अलावा ओम इनवर्स किसका होता है, तो प्रतिरोध से चालकत्व का, चालकत्व का मतलब कंडक्टेंस का होता है। ओम इनवर्स कोई मोह बोलते हैं MHO, या फिर इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं साइमन। क्या बोलते हैं भाई, साइमन, इसी को, चालकत्व को। चलिए इसके बाद और भी है कि अगर हम ओम मीटर लिख दे तो ये किसका होता है, ये होता है रेजिस्टिविटी का, यानी कि प्रतिरोधकता का। और अगर हम ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लिख दे तो ये होता है चालकता का, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंडक्टिविटी का ये आप याद रखिएगा ये चारों। चलिए इसके बाद सिक्स के बाद 7 नंबर, अभी बहुत सारे ना 7 नंबर भी आएगा। 7 नंबर में बोला है सीजीएस यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, सीजीएस यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, चलिए मैं देख लेते हैं डाइपोल मोमेंट। और इसे हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। क्या लिखते हैं भाई, इसे लिखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, लिखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। सीजीएस यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कितना होता है, Q इंटू 12, सभी को पता है Q इंटू 12 होता है। अब Q को स्टैट कूलाम भी बोला जाता है, ठीक। इसका सीजीएस यूनिट क्या है, स्टैट कूलाम। और आपका जो लेंथ का हो जाएगा वो देगा सेंटीमीटर, तो स्टैट कूलाम सेंटीमीटर। या फिर मुझे पक्का 100% कंफर्म है कि यहाँ पर स्टैट कूलाम सेंटीमीटर नहीं दिया होगा, वहां पर दिया होगा डेबाई, डेबाई, दुबई नहीं यार, डेबाई दिया होगा, ठीक है ना, DEBEY। चलिए तो ये 7 नंबर क्वेश्चन। और आगे चलते हैं 8 नंबर में भी देखते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन जो था वो था कि अगर आपने सिंपल पेंडुलम पढ़ा है तो पेंडुलम अगर एक साइकिल, ऐसा कुछ था, पेंडुलम अगर अपनी एक साइकिल पूरी करे तो उस एक साइकिल में वर्क डन कितना होगा। तो आपको पता है वर्क डन कैसे निकालते हैं, ठीक। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, आपको पता है पेंडुलम में होता क्या है, एक बार ऑब्जेक्ट इधर जाती है एक बार इधर, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये एक पूरे चक्कर में कितना होता है, 0। और अगर एक चक्कर में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क डन में कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। 8th के बाद 9th नंबर क्वेश्चन देख लो भाई। 9th नंबर क्वेश्चन है कार्नोट इंजन पर एक न्यूमेरिकल था। मैं जब भी पढ़ाता हूँ बेटा आपको जरूर बताता हूँ, कार्नोट इंजन से यही वाला न्यूमेरिकल आएगा। तो इस चीज को आप बिल्कुल याद रखें, कौन सा न्यूमेरिकल आएगा, देख लीजिए भाई कौन सा न्यूमेरिकल होगा। तो वो है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। एफिशिएंसी का मतलब कि कार्नो इंजन की दक्षता का फॉर्मूला परसेंटेज में चाहिए, तो 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू में 100। इतना आपको याद रखना है कि ये T2 वाला टेम्परेचर कम होता है और ये T1 वाला टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्योंकि ये सोर्स का होता है।
ये सोर्स का और ये सिंक का। तो ये हमेशा कम वाला टेम्परेचर ऊपर रखना है, ज्यादा वाला टेम्परेचर हमेशा नीचे रखना है। लेकिन इसके अलावा एक चीज और है कि ये आपको किस में रखने हैं, ये आपको केल्विन में रखने हैं बेटा। अगर सेल्सियस में दे दे तो आपको केल्विन 273 से जोड़ना पड़ेगा और फिर रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ये आपका हो गया 9th नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद 10वें नंबर में पूछा है द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर का मतलब है दाब। दाब की जो विमा है ना भाई, दाब की जो विमा है वो इनमें से किसके बराबर है, दाब की विमा इनमें से किसके बराबर है। तो दाब की विमा जो बराबर होती है वो आपको पता होगा। स्ट्रेस अगर हम देखें, स्ट्रेस का मतलब प्रतिबल, प्रतिबल अगर आप देखो तो उसमें आपको मिल जाएगा प्रतिबल भी होता है कितना, F/A, और दाब भी कितना होता है, F/A। तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा स्ट्रेस। हालांकि स्ट्रेस अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, ठीक, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए यही होगा F/A। चलिए, तो इन दोनों की विमाएं क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। इसके बाद 10th के बाद आएगा 11 नंबर, और 11 नंबर बहुत अच्छा सा एक न्यूमेरिकल था, और वो न्यूमेरिकल ये था कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर भी दिया हुआ था, ठीक। इसके बाद नहीं, विभवांतर पूछ रहा था, क्यू दिया हुआ था यानी कि आवेश दिया हुआ था, और उसके बाद आर दिया हुआ था। यार मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो मैं बोल क्या रहा हूँ और लिख क्या रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको सही करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ था, चार्ज आवेश दिया हुआ था और दूरी दी हुई थी, और पूछा था v कितना होगा। तो इसका फार्मूला बहुत अच्छे से हम लोग लगा सकते हैं, v = KQ/R। यार ऐसे दिया हुआ है, पूछ रहा, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि k की वैल्यू नहीं दी है, तो या तो फिर किसमें होगा, निर्वात वगैरह में होगा। लेकिन अगर बात करें Q और R, तो इसमें मुझे जो लगता है वो दिया हुआ Q को अगर डबल कर दे, R को डबल कर दे तो V कैसा होगा, तो उसकी क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हो। तो इस वाले फॉर्मूले से भी एक क्वेश्चन आपको मिला। तो 11 क्वेश्चन है, टोटल 21 क्वेश्चन है, जो 20 या 21 क्वेश्चन है जो मैं आज डिस्कस करूंगा, ठीक। सारे क्वेश्चन नहीं मिल पाते, जितने बच्चों से बात होती है जो वो क्वेश्चन बताते हैं वही हम लोग रख पाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अब थोड़ा सा 11 के बाद 12th नंबर कर लेते हैं। 12th नंबर में उसने पूछा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पर बेस्ड है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पर बेस्ड है भाई, डायनेमिक्स। ये किस पर बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। आप याद रखें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ऊर्जा संरक्षित रहती है भाई, ऊर्जा संरक्षित रहती है। आप सभी ने पढ़ा है कि अगर हम किसी को ऊष्मा देते हैं, किसी को भी ऊष्मा देंगे तो दो चीजों में खर्च होगी, डेल्टा U प्लस डेल्टा W, कार्य करने में और इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। एनर्जी कहीं भी लॉस नहीं हो रही, सारी की सारी यूज हो रही है, इसलिए ऊर्जा क्या है, संरक्षित है। 12th के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। 13 में उसने एक व्हीट स्टोन ब्रिज दिया था और कहा था कि बताइए, व्हीट स्टोन ब्रिज देने के बाद उसने कहा था कि बताइए ये जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है इसको कैसे आप बैलेंस कर सकते हो। तो बैलेंस के लिए आपको शर्त वहां पर पता होनी चाहिए। व्हीट स्टोन ब्रिज आपको इस तरीके से दिया हुआ था, देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक। व्हीट स्टोन ब्रिज, और जो ऐसे कुछ क्वेश्चन था, मैं उसको यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। और ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज हो चुका है। चलिए देखिए, इसमें यहाँ पर ओम की वैल्यू, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दी थी, यहाँ पर दिया था 2, यहाँ पर दिया था 6, यहाँ पर दिया था कितना, नहीं यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 3 दिया था, ठीक। चलो देखिए, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ 6 और यहाँ 2 और यहाँ 5। इसने बोला क्या था कि बैलेंस व्हीट स्टोन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए हम किस रेजिस्टेंस को हटाकर उसमें कौन सा रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं। चलिए, यानी कौन सा रेजिस्टेंस उसमें से हटा दिया जाए। चलिए देख लीजिए भाई, कौन सा हटा दिया जाए, तो कौन सा हटा के कौन सा जोड़ दें। तो बैलेंस करने के लिए आपको पता होगा बेटा, बैलेंस करने के लिए आप हमेशा याद रखें, बैलेंस करने के लिए आप हमेशा बेटा याद रखें कि बैलेंस करने में होता क्या है कि इधर ये दोनों का रेशियो, रेशियो का मतलब 3/6, ये इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर, जो कि 2/5। अब बोले यहाँ पर रेशियो ना 1:2, तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए, 1:2 आना चाहिए, लेकिन 1:2 है नहीं। तो क्वेश्चन आंसर ऑप्शन में यही था कि इस 5 वाले को हटाकर यहाँ पर 4 वाला इंक्लूड कर दिया जाए। बात समझ में आई क्या?
तो ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं आगे 14 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इस चीज को हटा आगे बढ़ जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या था, कैपेसिटेंस से आगे क्वेश्चन था, और ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बताता हूँ कैपेसिटेंस से। चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो कैपेसिटेंस से था। कैपेसिटेंस ठीक है ना, किसकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ठीक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र। और समांतर प्लेट संधारित्र अगर मैं थोड़ा सा बनाना चाहूँ तो ये दो प्लेट होते हैं, एक होता है धन पॉजिटिव में, एक होता है नेगेटिव में, दोनों पर चार्ज सेम होता है प्लस क्यू और माइनस क्यू, और फॉर्मूले में सिर्फ एक ही वो रखते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है V। हालांकि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी होगी, इन दोनों के बीच की दूरी लेते हैं D, और प्लेट का जो एरिया रहता है वो रहते हैं A, ठीक। और इसके अंदर हम लोग कुछ भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते, अगर आप चाहें तो इसमें हम लोग कोई वो भर सकते हैं मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप भर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इसके बाद आगे, और आगे चलने में इसका जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू वो होता है एप्सिलॉन नॉट और इसके बाद A अपॉन में कितना D, ये होता है फॉर्मूला। तो इसने पूछा था कि अगर हम किसको बढ़ा दें तो क्या होगा, तो अगर हम लोग वो देख ले, इसका वो देखने का मतलब कि अगर हम लोग इसमें देख लें कि कौन किस पर डिपेंड करता है तो आंसर आ जाएगा। डिपेंड करने का मतलब क्या, डिपेंड करने का मतलब है C एक तो प्लेट के एरिया पर डिपेंड करता है, तो C एरिया पर डिपेंड करेगा, C इस पर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है दोनों के बीच का, तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। शायद यही क्वेश्चन था कि डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो C क्या होगा, तो वो आप देख सकते हैं। चलिए इसके अलावा और किन किन बातों पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पर, पोटेंशियल कितना जनरेट है इस बात पर डिपेंड नहीं करता, कितना चार्ज है इस बात पर भी डिपेंड नहीं करता। और एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं, और किस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम उसमें है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा है, तो इन तीनों बातों पर डिपेंड करता है। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट K हो जाएगा। चलिए तो ये परावैद्युत माध्यम पर भी निर्भर करता है, इसके अंदर अगर कुछ भर दिया जाए तो बढ़ जाता है K टाइम्स, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिए, ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर के बाद 15 नंबर आएगा भाई, और 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था 15 नंबर कि अगर मान लो एक इस तरीके से ऊंचाई पर और इसके बाद समुद्र तल पर, उसके बाद खदान में, ये तीन तरह का था। अब कहां पर कौन सा दिया गया मुझे ये तो पता नहीं है, बाकी मैंने ऐसे क्वेश्चन कराया है। चलिए तो यहाँ पर अगर किसी का वेट W1 है, यहाँ पर W2 है, यहाँ पर W3 है, मुझे पता नहीं कि एग्जैक्ट यही दिया था, बस आप क्वेश्चन समझे, यानी वेट दिया हुआ था। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट पहाड़ियों पर W1 है और समुद्र तल पर यानी जो जमीन हमारी सरफेस होती है वहां पर W2 है और खदान में W3 है, तो कैसा रिलेशन होगा, तो आपको पता है ऊपर जाने पर भी G का मान घटता है, नीचे जाने पर भी G का मान घटता है, तो इसका बीच में रहेगा, इसी का सबसे ज्यादा होगा और बाकी सबका W3 का भी कम होगा और W1 से भी कम होगा, ठीक, और सॉरी W1 का भी कम होगा, W1 का भी कम होगा, W3 का भी। तो ये ऑप्शन में शायद मिल सकता है ऐसे, या और कोई भी क्वेश्चन पूछा होगा उसमें, आइडिया यही है। इसके बाद देख लेते हैं एक और 15 के बाद 16 नंबर है। 16 में है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है, डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है बेटा, ये इसका रेशियो कितना आता है, तो हमेशा याद रखें डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस यानी कि दूरी जो है ना, दूरी या तो बराबर हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से अगर हम सीधे ही चलते रहे तो, ठीक, या फिर क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन, या फिर बेटा क्या हो सकता है, या फिर ये बड़ा हो सकता है डिस्टेंस किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो ये एरो वगैरह सब ऐसे ही रहेंगे, इन दोनों के एक साथ में लगाने का तरीका ये नहीं है, इन दोनों के एक साथ में लगाने का तरीका कुछ अलग है, ठीक, और वो अलग क्या है, वो ऐसे लगाते हैं इस तरीके से, आपको पता है वैसे तो ये, ठीक। अब इसको अगर हम इधर ले आए तो ये थोड़ी ना हट जाएगा, ये तो ऐसे ही बना रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर आप इधर ले आए हो तो ये हो जाएगा 1, उधर की तरफ क्या बचा, 1 बचा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अगर आप करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, इधर बेटा आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा सिर्फ 1, इधर सिर्फ आ जाएगा 1, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1, ये आपको मिला था इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन आई है, 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था अभिकेंद्र त्वरण का, अभिकेंद्र त्वरण,
अभिकेंद्र त्वरण। तो अभिकेंद्र बल का तो सबको पता ही होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अगर हम लोग बात देखें तो देखो इसका क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, फोर्स कितना होता है mv स्क्वायर अपॉन आर, तो m आप हटा दीजिए v स्क्वायर अपॉन आर, और यही आपका हो जाएगा अभिकेंद्र त्वरण। चलिए 16 नंबर के बाद 17 नंबर में और थोड़ा सा आगे बढ़े, और 17 नंबर में उसने पूछा था कि जो श्यानता गुणांक होता है और जो वेलोसिटी होती है उसमें रिलेशन कैसा होता है, उसमें कैसा रिलेशन है, श्यानता गुणांक और v में कैसा रिलेशन है बेटा। देखिए श्यानता गुणांक और v में कैसा रिलेशन है, तो सभी ने पढ़ा F इज इक्वल टू श्यानता जो बल होता है 6 पाई ईटा और कितना RB, सभी ने ये पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर इससे और इससे रिलेशन अगर हम लोग देखें तो ये कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, शायद इससे न्यूमेरिकल दिया होगा कि अगर वेलोसिटी 2 गुना कर दें, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी अगर रिलेशन पूछा है तो आप ऐसे इनवर्सली में भी लिखा होगा। चलिए 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। 18 में उसने पूछा स्वप्रेरकत्व का मात्रक, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस अगर हम लोग लिखे, सेल्फ इंडक्टेंस अगर हम लोग लिखे यानी कि स्वप्रेरकत्व, तो स्वप्रेरकत्व का उसने मात्रक पूछा था, प्रेरकत्व उसने मात्रक पूछा था। मात्रक इस एल से रिप्रेजेंट करता है, उसका मात्रक होता है हेनरी, सभी को पता है हेनरी। ठीक, ये आपको हो गया 18। तो ये 18 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और भी है, उसने पूछा था गहराई में अगर हम लोग जाए, जैसे इस तरीके से हम लोग डी गहराई में जाए, कितनी गहराई में, डी गहराई में जाए, तो यहाँ पर जी का मान क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर जी का मान अगर आपको पता करना है तो जी डैश इज इक्वल टू कितना होता है, जी 1 माइनस डी अपॉन आर, आपके लिए फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये आज के जितने भी क्वेश्चन थे वो यही है, और आई होप कि आपको कुछ समझ में आएगा। पेपर बहुत टफ तो नहीं है, अगर इतने ही एक ही सेट से अगर आप देखो तो 19 क्वेश्चन तो यही हो गए, तो यार 19 क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं, तो कोई बहुत मुश्किल नहीं था। 15 तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक रहेगी, बाकी लाइव क्लास का कैसा रहेगा मैं आपका शेड्यूल कर दूंगा। आज नहीं हो पाया तो उसके लिए थोड़ा सा खेद है हमें, ठीक है ना। चलिए बाकी आज के लिए इतना ही, जय हिंद।